क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट के बाद हम आपको आज बतलाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंट, जिसे डीएनए फिंगर अभिलेख भी कहा जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका कुछ उपयोग हम बतलाएंगे। टॉपिक जो है काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो ये जो लंबा टॉपिक है तो बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ करके आपको बोर्ड के एग्ज़ाम से जो भी प्रश्न रिलेटेड है उसको हम बतला दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है कि डीएनए फिंगर अभिलेख के 2 उपयोग लिखें। तो आप सबको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए फिंगर अभिलेख है जो होता है, ये हमारी शारीरिक जांच पड़ताल के लिए यह सबसे अंतिम विधि है। इसके द्वारा हम सभी प्रकार की जांचों से किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो हम इस जांच के माध्यम से किसी भी प्रकार की घटना को पता लगा सकते हैं। देखिए, हम इसका पहला उपयोग लिखे हैं। आप जब एग्जाम में लिखिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं, डीएनए फिंगर अभिलेख के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। उसके बाद इन सभी को लिखिएगा, हालांकि हमने 3 लिख दिया है, ठीक है। अब तो पहला इसमें बाबू हम लिखे हैं, इससे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों जैसे कत्ल, बलात्कार जैसे अपराधियों को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। आप इस चीज़ को कई बार अपने फ़ोन पे या टीवी वगैरह पे देखे होइएगा। कहीं जिस हम देश में रहते हैं, यहाँ इस देश के अंदर कई सारे बलात्कार हुए, जहाँ की जब वहाँ पे कोई जांच पहुँचती है, सीबीआई वगैरह पहुँचता है, तो वहाँ पे देखिएगा उसके जो भी कत्ल किए हुए रहते हैं उनकी थोड़ी सी अवशेष को खोजता है। उस अवशेष के माध्यम से क्या होता है, उनकी कोशिकाओं को प्राप्त करता है, और कोशिकाओं से क्या मिलता है, उनके केंद्रक, हर एक कोशिका में केंद्रक होता है। उस केंद्रक से क्या करता है, डीएनए की प्राप्ति करता है, और डीएनए की प्राप्ति करके इन सभी सूचनाओं को सही रूप से प्राप्त कर लेता है। तो अब पहला प्रयोग क्या लिख सकते हैं कि यह विभिन्न प्रकार के कत्ल, बलात्कार जैसे आपराधिक मामलों की जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका प्रयोग है, पैतृत्व मातृत्व झगड़ों में संतान के वास्तविक माता पिता की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कभी कभी आप देखे हैं, सुने हैं, अपने आसपास पड़ोस में सुने होइएगा, मातृत्व और पितृत्व में यानी माता और पिता में हमेशा झगड़ा होते रहता है कि ये मेरा संतान नहीं है, तो ये मेरा संतान नहीं है। इस घटना को दूर करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट सबसे आसान और सबसे सटीक विधि है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की गलत डायरेक्शन नहीं दी जाती है, यह बिल्कुल आपके नीट एंड क्लीन आपको सूचनाएं देती है। तो माता और पिता के द्वारा जब झगड़ा किया जाता है कि मेरा संतान नहीं, मेरा संतान नहीं, तो उस वक्त एक ही उपाय है, क्या करा लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंट करा लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या होगा, माता के कुछ जो भी लक्षण हैं वो एक तरफ निकाल दी जाएगी, पिता के लक्षण एक तरफ निकाल ली जाएगी। उसके बाद बच्चों के कोशिका निकाल करके बच्चों के लक्षणों को प्राप्त कर लिया जाएगा, और वो देख लिया जाएगा जो भी लक्षण है माता द्वारा आया है वो बच्चा में है या नहीं, पिता में जो लक्षण है वो पुत्र में है या नहीं, ठीक। यदि दोनों का मिल गया तब वो दोनों का संतान है, अन्यथा माता का मिल रहा है पिता का नहीं मिल रहा है तो पिता उस पिता के वो संतान नहीं है। पिताजी का मिल रहा है, माता का नहीं मिल रहा है तो उस माताजी का वो संतान नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा पैतृत्व और मातृत्व के झगड़ों में हम क्या कर लेते हैं, फाइनली यह निर्णय ले लिए रहते हैं कि किसका बच्चा है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा गया है, आनुवांशिक बीमारियों की पहचान हेतु। तो आनुवांशिक बीमारी जो भी होते हैं उस आनुवांशिक बीमारी के बारे में हम आसानी से डीएनए फिंगरप्रिंट का हम लोग उपयोग करके पता लगा लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके अच्छे से लिख लेंगे, और लिख करके अच्छे से तैयारी करें। आप अपने जहाँ भी रहें उसको अच्छे से लिखें, अच्छे से तैयारी करें, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंगों से तैयारी करें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के कार्य बताएं। ये कई बार 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, रक्त के कार्य को बतलाएं, जो कि 2 नंबर में प्रश्न पूछता है। तो पहला कार्य है बाबू, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में,
यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है उसको परिवहन करने का कार्य रक्त करता है। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों के संवहन में। खाद्य पदार्थ है, यूरिया छींटने वाला नहीं। जो आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण कर लेने से हमें सिर्फ ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय से होते हुए छोटी आंत के अंतिम भाग जब इलियम में पहुंचता है भोजन, तो उस इलियम में एक उंगली की जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। और उसी विलाई के द्वारा इन पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है और अवशोषण होने के फलस्वरूप ये सभी भोज्य पदार्थ आपके कहाँ चले जाते हैं? रक्त में चले जाते हैं। तो वह रक्त में जब जाते हैं तो वह रक्त क्या करते हैं? सभी भोज्य पदार्थों को हमारे अंगों तक पहुंचाने के कार्य करते हैं। इस आधार पे कहा गया है कि जो रक्त होता है खाद्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है। यानी रक्त का ये भी कार्य है कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसको भी क्या करे? परिवहन करे। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जी पदार्थों के संवहन में। यानी उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन सभी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में CO2 भी होते हैं। हमारे शरीर के अंदर यूरिया भी है, ठीक है। ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। इन सभी उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन जो होता है कौन करता है? रक्त करता है। तो इन सभी के परिवहन का कार्य कौन है? रक्त। वही रक्त आपका मुख्य कार्य करेगा जो कि इसके परिवहन में मदद करता है। इसका नेक्स्ट कार्य है बाबू शरीर के ताप नियंत्रण में। रक्त जो है हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करके रखता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जो होनी चाहिए 96 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। तो इसको नियंत्रित करने का कार्य हमारा कौन करता है? रक्त करता है। नेक्स्ट है जल तथा pH मान को संतुलन करने में। जल की मात्रा को भी हमारे शरीर के अंदर संतुलन करना वो मुख्य कार्य है किसका? रक्त है। तो ये रक्त के आपको हम 5 कार्य बतलाए हैं। ये पांचों कार्य को आप कहाँ अपने नोटबुक में नोट करें और बोर्ड के एग्जाम में आए तो छोड़ना कभी भी नहीं है।